हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारे वीडियो का टॉपिक है ला बेले डेम सैंस मर्सी। ये एक पोएट्री है फ्रॉम डिग्री थर्ड सेमेस्टर इंग्लिश। आज हम इस पोएम की फुल समरी को हिंदी में समझेंगे। La Belle Dame Sans Mercy is a famous poem by John Keats. It tells the story of a knight who meets a beautiful lady. He falls in love with her but soon realizes she's not what she seems. The title translates to the beautiful lady without mercy, which gives a hint about the lady's true nature. In the poem, the knight finds himself alone and abandoned, warning others about the dangers of falling for such a lady. सबसे पहले इस की टाइटल की बात कर लें। ला बेले डेम सन्स मर्सी, इसका मतलब है द ब्यूटिफुल लेडी विदाउट मर्सी। ऐसी खूबसूरत कन्या, ऐसी खूबसूरत लेडी जिसके पास बिल्कुल भी रहम नहीं है, बिल्कुल भी मर्सी नहीं है। ये जो पोएम है इसे जॉन कीट्स ने लिखा है। अब आप तो जानते हैं कि जॉन कीट्स जो है वो बहुत ही मशहूर इंग्लिश रोमांटिक पोएट थे एंड उन्होंने अपनी पूरी लाइफ परफेक्शन ऑफ पोएट्री के लिए डेडिकेट कर दी थी। तो ये जो कहानी है इसके अंदर एक नाइट होता है, वो मिलता है एक खूबसूरत सी लेडी से। तो ये कहानी है एक नाइट के बारे में, एक नाइट जो कि मिलता है एक खूबसूरत सी लेडी से, एक खूबसूरत सी औरत से, और वो उसके प्यार में पड़ जाता है। अब नाइट जो है वो सोल्जर होता है जिसे ट्रेनिंग दी जाती है एंड वो घोड़े पे आता है नाइट। तो वो इस औरत के प्यार में पड़ जाता है, लेकिन बाद में उसे रियलाइज़ होता है कि ये औरत वैसी नहीं है जैसा ये लगती है। और टाइटल जो है वो टाइटल से ही हमें पता चल जाता है, द ब्यूटिफुल लेडी विदाउट मर्सी, ऐसी औरत जिसके पास बिल्कुल भी रहम ना हो। तो ये टाइटल से ही हमें हिंट मिल जाती है कि जो लेडी है उसका असल में नेचर कैसा है। इस पोएम के अंदर जो नाइट है वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा अकेला महसूस करता है एंड अबैंडन यानी कि जिसे छोड़ दिया गया हो। तो ये जो नाइट है वो दूसरों को चेतावनी देता है, वार्निंग देता है कि कितना ज़्यादा ख़तरनाक है ऐसी औरत के प्यार में पड़ना। The poem is known for its romantic themes like romantic works. It focuses on emotional experience and the beauty of nature. The knight is enthralled by the lady's beauty, but this blinds him to her true character. There are several symbols like wildflowers and a pale horse that hint at the darker aspects of the story. ये पोएम जो है वो जानी जाती है अपनी रोमांटिक थीम्स के लिए। इस पोएम में कई सारे रोमांटिक काम हैं, जैसे कि इस पोएम का जो फोकस है वो है इमोशनल एक्सपीरियंस के ऊपर, यानी कि जिस तकलीफ से वो नाइट गुजरता है ऐसी खतरनाक औरत से प्यार करने के बाद, एंड जो ब्यूटी है नेचर की, यानी कि नेचर कितना ज़्यादा खूबसूरत है, ये भी एक थीम है इस पोएम की। अब जो नाइट है वो एंथ्रॉल्ड है यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा खुश है एंड कम्प्लीटली इंटरेस्टेड है वो इस लेडी के अंदर, इस लेडी की ब्यूटी के अंदर। लेकिन वो उसकी ब्यूटी में इतना ज़्यादा खो जाता है कि वो उसका जो असल कैरेक्टर है उस औरत का उसे पहचान नहीं पाता। इस पोएम में कई सारे सिंबल्स हैं, जैसे कि वाइल्ड फ्लावर्स है, पेल हॉर्स की बात हो रही है, जो कि बताते हैं डार्कर एस्पेक्ट्स ऑफ द स्टोरी, यानी कि इस पोएम में जो खतरनाक चीज़ें हैं उनके बारे में बात करते हैं ये सिंबल्स। अब ये जो वाइल्ड फ्लावर्स एंड पेल हॉर्स है ये सिंबलाइज करता है मौत को और सुपरनैचुरल चीज़ों को, यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो कि इंसान के वजूद से भी ज़्यादा हटके है। ओके, एंड भूत प्रेत अंधविश्वास बोल सकते हैं, जो कि उस नाइट ने एनकाउंटर किया है। ऐसा लगता है जैसे कि कोई दूसरी दुनिया की चीज़ के साथ उसने मुलाकात की है उस नाइट ने। John Keats uses a variety of literary devices to make the poem impactful. One of these is the ballad form, which is a type of poem that tells a story and is often set to music. This makes the poem easy to remember and adds a haunting rhythm to it. He also uses imagery and metaphor to deepen our understanding of the knight's emotions and enrich the
सेटिंग। तो जॉन कीट्स की जो पोएम है ला बेले डेम सन्स मर्सी, इस पोएम के अंदर वो बहुत सारे लिटरेरी डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं जिससे उनकी जो पोएम है वो बहुत ही ज़्यादा लोगों को प्रभावित करती है, लोगों के ऊपर अपना असर छोड़ती है, इम्पैक्टफुल बन जाती है पोएम। लिटरेरी डिवाइसेस जैसे कि इमेजरी का इस्तेमाल करना, और इन लिटरेरी डिवाइसेस में से एक डिवाइस है बलाड फॉर्म। ये पोएम जो है वो एक बलाड फॉर्म ऑफ पोएम है क्योंकि ये हमें एडवेंचर की बात करती है, रोमांस की बात करती है, और एक तरह के गाने के फॉर्म में इसके लाइंस लिखे गए हैं और इसे म्यूजिक की तरह गाया भी जा सकता है इस पोएम को। तो ये एक लिटरेरी डिवाइस है जो कि इस पोएम में जॉन कीट्स ने इस्तेमाल की है, और इसकी वजह से जो पोएम है वो याद रखने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। एंड इसमें एक तरह की हॉन्टिंग रिदम भी ऐड होती है। हॉन्टिंग रिदम यानी कि एक किस्म का डर वाली धुन। इस पोएम में वो इस्तेमाल करते हैं इमेजरी और मेटाफर का, ताकि जो रीडर्स है वो डीपली अंडरस्टैंड कर सके उस नाइट के इमोशंस को, और जो सेटिंग है लोग अपनी आंखों के सामने इमेजिन कर सके। इमेजरी यानी कि आप इस्तेमाल करते हो बुक्स, वर्ड्स या फिर पेंटिंग्स या फिर पिक्चर्स को अपनी बात को, अपनी पोएम को समझाने के लिए। एंड मेटाफर यानी कि आप कंपेयर करते हो चीज़ों को बिना लाइक एंड एज के इस्तेमाल के। The historical context of the poem adds another layer to its meaning. It was written during the Romantic era, a time when there was a lot of focus on individual emotions and the natural world. This was a period after the Enlightenment which stressed logic and reason. Romantic poets like Keats were more interested in feeling than thinking, which is evident in this poem. ये पोएम जो है रोमांटिक एरा के टाइम पर लिखी गई थी, यानी कि ऐसा समय जब बहुत सारे रोमांटिक पोएट्स ने एक साथ लिखना शुरू कर दिया था। एंड उन रोमांटिक पोएट्स का ना फोकस बस एक इंसान के इमोशंस के ऊपर ही होता था। वो एक इंसान के इमोशंस के बारे में ही लिखना पसंद करते थे, डीप फीलिंग्स, लव, इमोशंस, इसके बारे में ही। तो वो इंडिविजुअल इमोशंस के बारे में लिखते थे, नेचुरल वर्ल्ड, ये जो अर्थ है, नेचर है, उसके बारे में नहीं लिखते थे। सो ये ऐसा पीरियड ऑफ एनलाइटनमेंट था जहाँ पर जो लॉजिक है और जो रीज़न है उसे स्ट्रेस किया जाता था। सो एनलाइटनमेंट जो है वो 18th सेंचुरी की एक एरा थी जिसमें लोग जो है वो सुपरस्टिशन को कम मानते थे और रीज़न को ज़्यादा मानते थे, यानी कि वो रीज़न को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। कोई भी चीज़ को होने की वजह होती है, रीज़न होता है, तो रीजंस को वो इंपॉर्टेंस देते थे और अंधविश्वास को नहीं देते थे। और साइंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी बजाय इसके कि आप ब्लाइंड फेथ करो, यानी कि ब्लाइंडली किसी भी चीज़ को फॉलो करो। सो रोमांटिक पोएट्स जैसे कि जॉन कीट्स है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते थे लोगों की फीलिंग्स के बारे में सोचने में, जो कि इस पोएम में काफ़ी एविडेंटली बताया गया है, राइट। वो जिस तरह उस नाइट के, उस आर्मर के फीलिंग्स के बारे में बात करते हैं उससे आप समझ सकते हो। नाउ कंक्लूजन, in La Belle Dame Sans Mercy, we're not just reading a story, we're divining into a piece that combines emotional depth, beautiful language, and historical significance. It is a poem that invites us to explore the complexities of love, beauty, and deceit, teaching us to be cautious while reminding us of the powerful draw of romantic attraction. पोएम है ला बेले डेम सन्स मर्सी। ये ना सिर्फ एक कहानी है बल्कि ये हमें डिस्कवर करने लगाती है एक पीस के अंदर जिसमें बहुत ज़्यादा इमोशनल डेप्थ है, इमोशनल गहराई है और बहुत ही खूबसूरत लैंग्वेज, भाषा का इस्तेमाल किया गया है। एंड हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस भी है, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी है इस पोएम की। ऐसी पोएम है जो कि हम सबको इनवाइट करती है कि हम सब मिलकर एक्सप्लोर कर सके, देख सके, समझ सके उलझनों को, कॉम्प्लेक्सिटीज को जो कि प्यार में आती हैं, खूबसूरती में पाई जाती हैं, डिसीट यानी कि धोखे में पाई जाती हैं, और ये हम सबको सिखाती हैं कि हमें किस तरह कॉशियस होना चाहिए, यानी कि केयरफुल रहना चाहिए। ये एक वार्निंग की तरह हमें देती हैं और ये हमें ये भी रिमाइंड करती हैं रोमांटिकली लोग एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जाते हैं और ये भी नहीं सोचते कि उस इंसान का असल कैरेक्टर क्या हो सकता है, उसकी जो क्वालिटीज़ है उसे हम एक्सक्लूड कर देते हैं, उसे हम छोड़ देते हैं। सो वी शुड ऑलवेज सी द पर्सन्स क्वालिटीज़ फर्स्ट एंड देन द अदर थिंग्स।
तो आपको इस लेसन की समरी कैसी लगी? डू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स बिलो। एंड डिग्री थर्ड सेमेस्टर इंग्लिश के सारे लेसन्स एंड ग्रामर टॉपिक्स अपलोडेड है, यू कैन गो एंड वॉच देम। द लिंक यू कैन फाइंड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और इन द कमेंट बॉक्स बिलो।